Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, students. Hope all of you will be all right there. Today we are going to discuss about the quantitative and qualitative research. Actually, the topic is lengthy, we will be continuing this topic in two portions. So, today we are going to discuss the quantitative research. हम देखते हैं कि क्वांटिटेटिव रिसर्च बेसिकली है क्या। लेकिन क्वांटिटेटिव रिसर्च को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि ये बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है और बेसिकली ये जो रिसर्च का और ये बायोस्टैटिस्टिक्स के दो सब्जेक्ट्स हैं, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। दोनों आपस में इंटर रिलेटेड है और आप दोनों को अच्छे तरीके से सीखें। अगर आपसे कोई चीज़ मिस हो जाती है तो या आप बायोस्टैटिस्टिक्स में जो है वो गलती करेंगे या जो है वो फिर रिसर्च मेथोडोलॉजी के अंदर या रिसर्च के टॉपिक के अंदर जब तक आपने दोनों को सीखा नहीं होगा तब तक आप इसको परस्यू नहीं कर सकेंगे, आगे लेकर नहीं चल सकेंगे। तो आते हैं हम क्वांटिटेटिव रिसर्च की तरफ। The development of technologies, medicine, treatment, devices relies heavily on research. ये तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जितनी भी टेक्नोलॉजीज़ हैं, चाहे वो मेडिसिन के अंदर हैं, चाहे वो सोशल साइंसेस के अंदर हैं, चाहे वो किसी और फील्ड के अंदर है, एग्रीकल्चर के अंदर है, बायोलॉजिकल साइंसेस के अंदर है। चूँकि हम मेडिकल फील्ड के साथ रिलेटेड हैं, इसलिए हम मेडिकल फील्ड का या मेडिसिन का ज़्यादा तज़किरा करते हैं। तो टेक्नोलॉजीज़ की डेवलपमेंट मेडिसिन के अंदर या किसी भी ट्रीटमेंट के अंदर या जो मेडिकल डिवाइसेस होती हैं, उसके अंदर ये बेसिकली डिपेंड करती है किस चीज़ के ऊपर? रिसर्च के ऊपर। और रिसर्च बेसिकली क्या है? गैदरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन और डाटा टू प्रोड्यूस न्यू नॉलेज। इंफॉर्मेशन का जमा करना या डाटा का जमा करना सो दैट कि आपको किसी मखसूस टॉपिक के बारे में नॉलेज आ जाए और ठीक-ठाक नॉलेज आपका जो है वो बन जाए। इसको हम क्या कहते हैं? रिसर्च कहते हैं। अच्छा, मेडिसिन के जो डेवलपमेंट है उसके अंदर जो रिसर्च यूज़ की जाती है या बाकी जो डिसिप्लिन्स हैं, जैसे मिसाल के तौर पर एंथ्रोपोलॉजी है, सोशियोलॉजी है, एस्ट्रोनॉमी है, केमिस्ट्री है, इसको हम 2 किस्म की रिसर्च के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। एक कहलाती है क्वालिटेटिव और दूसरी कहलाती है क्वांटिटेटिव। ये आपने ब्रॉड सेंस के अंदर याद रखना है, ठीक है? आपने बेसिक और एप्लाइड रिसर्च को भी याद रखना है, आपने क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रिसर्च को भी याद रखना है। ओके, तो आज हम देखते हैं कि क्वांटिटेटिव रिसर्च बेसिकली क्या होती है, ठीक है? ओके, quantitative research, as its name suggests, the process of collecting and analyzing numerical data। वो रिसर्च कि जिसके अंदर आपके पास डाटा न्यूमेरिकल फॉर्म के अंदर आता है। किस चीज़ में आता है? न्यूमेरिकल फॉर्म के अंदर आता है। तो इसको हम कहते हैं कि ये क्वांटिटेटिव रिसर्च है, ठीक है? It can be applicable to phenomena that can be expressed in terms of quantities। जहाँ पे भी आप क्वांटिटीज़ की बात करते हैं, देखिए ये हर स्लाइड को मैं पढ़ता हूँ और वो पढ़ता इसलिए हूँ कि जब आप रीड करें तो आपके लिए उसको समझना आसान हो। वैसे तो मैं आपको वैसे भी समझा सकता हूँ, लेकिन स्पेसिफिकली पढ़ने का ये मतलब है कि आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग उस बारे में क्लियर हो, ठीक है? अच्छा, आपने बायोस्टैटिस्टिक्स का सब्जेक्ट शुरू किया हुआ है और आपको ये भी पता है कि बायोस्टैटिस्टिक्स क्या होती है। बेसिकली किसी भी स्टडी की जो कंक्लूजन होती हैं, वो अगर न्यूमेरिकल फॉर्म में आप लेकर आ रहे हैं, ठीक है? तो वो उसकी बायोस्टैटिस्टिक्स कहलाती हैं, ठीक है? तो बायोस्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन जैसे कि प्रेवलेंस इन परसेंटेज टर्म ऑफ हार्ट अटैक, यानी मिसाल के तौर पर मैं आपको बताता हूँ कि पेशावर के जो रेज़िडेंट्स हैं,
कितने परसेंट मेल और कितने परसेंट फीमेल के अंदर हार्ट अटैक जो है वो होता है, और उसकी क्या प्रिविलेंस है। यानी 10% है, 20% है, 30% है। ये बेसिकली न्यूमेरिकल फॉर्म है। ये 10%, ये 20%, ये 30%, ये क्या चीज़ है, ये वो न्यूमेरिकल फॉर्म है। ठीक है। अच्छा, तो ये चीज़ कहाँ पे इस्तेमाल होती है? इट इज़ यूज्ड इन मेडिसिन टू हेल्प क्लिनिकल केयर प्रोवाइडर एंड एडमिनिस्ट्रेटर मेक डिसीजन अबाउट हेल्थ प्रोग्राम्स। बेसिकली ये चीज़ें कहाँ पर इस्तेमाल होती हैं? जो लोग हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स होते हैं यानी डॉक्टर्स होते हैं, तो वो डॉक्टर्स को ये चीज़ बता रही होती है कि आपने कौन सा हेल्थ प्रोग्राम जो है वो डिवाइस करना है, बनाना है, क्या मेजर्स लेने हैं। मिसाल के तौर पर आगे चलकर 8वें सेमेस्टर में आप क्या कर रहे होंगे, आप प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे होंगे। तो अगर आपको एक प्रोजेक्ट मिलता है कि जो हयाताबाद का एरिया है, तो हयाताबाद के एरिया के अंदर आपने कंजेस्टिव हार्ट फेलियर की प्रिवेलेंस और इंसिडेंस को देखना है कि कितने परसेंट लोगों के अंदर ये मौजूद है। जब आप इसके ऊपर काम कर लेते हैं, फिर आप इसको स्टैटिस्टिकल एनालिसिस उसका करते हैं इन टर्म्स ऑफ न्यूमेरिकल डाटा। तो जब उसकी स्टैटिस्टिक्स आ जाती हैं, तो रिसर्चर्स के लिए ये चीज़ समझना आसान हो जाती है कि हयाताबाद के अंदर जो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर है, उसके इतने परसेंट पेशेंट मौजूद हैं। तब वो इस काबिल होते हैं कि उनकी बेहतरी के लिए, उनको ट्रीट करने के लिए कोई एक प्रोग्राम जो है वो बना सकें, कोई एक मखसूस ट्रीटमेंट जो है वो वहाँ पर डिवाइस कर सकें। ठीक है, ये इस बात का मतलब है। कॉमन टाइप्स ऑफ क्वांटिटेटिव रिसर्च इन हेल्थ टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट आर एक्सपेरिमेंट्स ऑफन इन फॉर्म ऑफ रेंडोमाइज कंट्रोल्ड ट्रायल्स। तो जो मेडिकल फील्ड है, मेडिकल फील्ड के अंदर क्या होता है? मेडिकल फील्ड के अंदर बेसिकली जो क्वांटिटेटिव स्टडीज़ होती हैं वो एक्सपेरिमेंट्स के ऊपर होती हैं। ठीक है, और वो जो एक्सपेरिमेंट्स हम कर रहे होते हैं उनको एक मखसूस नाम दिया जाता है, और वो क्या नाम होता है? रेंडोमाइज्ड कंट्रोल्ड ट्रायल्स। ये आगे चलकर आपके लिए मैंने डिफाइन भी किया हुआ है ताकि आप लोगों को याद रहे, और इसके बाद जो क्विज आएगा उसमें आप लोग इसको भूलें नहीं। अच्छा, ये जो रेंडोमाइज कंट्रोल ट्रायल्स होते हैं वो क्या कर रहे होते हैं? seeks to understand the effects of a new technology in comparison with other treatment or rarely no treatment. For example, आपके पास कोरोना की ट्रीटमेंट की वैक्सीन, लेट सपोज मैं आपको जस्ट समझाने के हद से बता रहा हूँ, एक 2017 में मौजूद थी और एक आपके पास आई 2021 में। अब आप इन दोनों को कंपेयर करते हैं कि ये जो 2021 के अंदर वैक्सीन आई है, ये वो पिछली वैक्सीन से कितनी ज़्यादा इफ़ेक्टिव थी। और इसकी इफ़ेक्टिवनेस आप कैसे मालूम करते हैं? आप पेशेंट के ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं, आप ग्रुप्स बनाते हैं पेशेंट के। ठीक है, अभी मैं आगे चलकर इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करता हूँ। और फिर उन ग्रुप्स को आप क्या करते हैं कि वो वैक्सीन लगाते हैं, ठीक है, दोनों किस्म की। और फिर आपको जो रिजल्ट्स मिलते हैं उन रिजल्ट का आप स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करते हैं और आपके पास रिजल्ट्स जो हैं वो आ जाते हैं। ठीक है। अच्छा, हम बात कर रहे थे रेंडोमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल या आरसीटी की। आरसीटी क्या चीज़ है? बेसिकली रेंडोमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल। ये वो डेंटल वाली आरसीटी नहीं है, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, ये रूट कैनाल थेरेपी। ठीक है, उसके साथ आपने इसको इंटरमिक्स नहीं करना। A randomized controlled trial is a trial in which people are allocated at a random. आपके पास आप एक स्टडी करने जा रहे हैं किसी एक मखसूस टॉपिक के ऊपर, जैसे मैंने अभी आपको कहा कि कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के ऊपर आप रिसर्च करने जा रहे हैं। तो आप एक सैंपल साइज जो है वो मुंतखब करते हैं कि आई विल कंडक्ट दिस स्टडी ऑन 100 पेशेंट इन 6 मंथ्स, जो कि ओपीडी में आ रहे हैं, जो कि ओपीडी में रिपोर्ट हो रहे हैं। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के पेशेंट जिनको ऑलरेडी हो चुका है, वो चेकअप के लिए कहाँ पर आ रहे होते हैं? क्लिनिक्स के अंदर, ओपीडीज़ के अंदर। तो
आप ओपीडी सिलेक्ट कर लेते हैं। तो ओपीडी के अंदर आप ये सिलेक्ट करते हैं कि भाई मैंने ये स्टडी जो है ये करनी है 6 मंथ्स के लिए, और इसमें मैंने 100 पेशेंट्स को जो है वो देखना है। या मिसाल के तौर पर 1 ईयर की स्टडी भी हो सकता है 6 महीने में आपके 100 पेशेंट जो है वो ना हो सके, तो अगर नहीं होते तो आप फिर क्लिनिकल डाटा भी जो है वो लेते हैं। ठीक है। अच्छा, फिर आप क्या करते हैं कि उन 100 पेशेंट को आप जो है वो 3 ग्रुप्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं। एक आपका कंट्रोल ग्रुप होगा, एक आपका वो ग्रुप होगा जिसको आपने ट्रीटमेंट, वो जो पिछली ट्रीटमेंट है लेट्स सपोज वो दी है, और एक वो ग्रुप होगा जिसको आपने अभी जो न्यू ट्रीटमेंट है 2021 के अंदर जो वैक्सीन आई है वो दी है। ये तो हमने बात की उस केस की कि जब ऑलरेडी ट्रीटमेंट मौजूद हो। अगर ट्रीटमेंट मौजूद नहीं है तो फिर आपके 2 ग्रुप बनेंगे। इन 2 ग्रुप्स के अंदर आप जब पेशेंट को एलोकेट कर रहे होते हैं तो आप उनको रैंडमली एलोकेट करते हैं। 100 पेशेंट्स हैं, 100 पेशेंट्स में से आपने 50 को जो है वो कंट्रोल ग्रुप में डाला और 50 को एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के अंदर डाल दिया, लेकिन उनको डाला आपने रैंडमली। ऐसा नहीं है कि आपने देखा कि यार ये वाला पेशेंट जो है इसकी एज फॉर एग्जांपल 80 ईयर है तो इसको मैं यहाँ पे डालता हूँ, इसके 20 ईयर इसको यहाँ, नहीं नहीं, रैंडमली आप एलोकेट करते हैं। तो ये जो रैंडम एलोकेशन होती है ग्रुप्स के अंदर पॉपुलेशन की, सैंपल की, लोगों की, इसको रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल बोलते हैं। अच्छा, कंट्रोल ग्रुप में बेसिकली क्या होता है समझने के लिए, ये जब हमारी फिजिकल क्लासेस होंगी तो वहाँ पर आप इसको बेस्ट वे से अंडरस्टैंड कर पाएंगे इंशाल्लाह। कंट्रोल ग्रुप वो ग्रुप होता है कि जिसके अंदर आप एक ग्रुप को अपनी ट्रीटमेंट देते हैं, मेडिसिन देते हैं, दूसरे ग्रुप को प्लेसिबो देते हैं। ये नहीं, प्लेसिबो में भी आपको बता देता हूँ कि जैसे एक ग्रुप को आपने कैप्सूल दिया जिसके अंदर एंटीबायोटिक थी या एक्टिव सब्सटेंस था या कोई मेडिसिन थी, लेकिन वो जो कंट्रोल ग्रुप होता है प्लेसिबो ग्रुप जिसको आप बोलते हैं, उसके अंदर क्या होता है, आपने उसको कैप्सूल तो दिया लेकिन कैप्सूल के अंदर कोई एक्टिव इंग्रेडिएंट नहीं था। ठीक है, नॉन एक्टिव इंग्रेडिएंट आपने उसको दे दिया। तो इस तरीके से जो रिजल्ट्स आते हैं उनको हम फिर क्या कर रहे होते हैं, कंपेयर कर रहे होते हैं। This study is one of the simplest and most powerful tools in clinical research। जो क्लिनिकल रिसर्च बेसिकली हो रही होती है, ठीक है, जो यानी पेशेंट की फलाह बहबूद के लिए और उनको उनकी ट्रीटमेंट के लिए जो क्लिनिकल साइट पर हम काम करते हैं उसको क्लिनिकल रिसर्च बेसिकली बोला जाता है। तो ये क्लिनिकल रिसर्च के अंदर एक बहुत पावरफुल टूल है। Quantitative research is widely used in the natural and social sciences, biology, chemistry, psychology, economics, sociology, marketing, etc. इन तमाम के तमाम में क्वांटिटेटिव रिसर्च जो है वो इस्तेमाल की जाती है। अच्छा, अब जब आपके पास न्यूमेरिकल डाटा आ जाता है, अब आप क्या करते हैं कि अब आप उस डाटा को एनालाइज करते हैं। एनालिसिस या क्वांटिटेटिव डाटा एनालिसिस। Once data is collected, you may need to process it before it can be analyzed। आपने उसको एक फॉर्म के अंदर, एक टेबुलेटेड फॉर्म के अंदर क्या करना है, असाइन करना है, टेबुलेट करना है, और फिर उसको आप एनालाइज करते हैं थ्रू स्टेटिस्टिकल सॉफ्टवेयर। अब बहुत सारे स्टेटिस्टिकल सॉफ्टवेयर जो है वो यूज़ हो रहे होते हैं, जिसमें मोस्टली जो सोशल साइंसेस का पैकेज है SPSS है, और SPSS के फिर डिफरेंट वर्जन्स हैं। ठीक है, तो SPSS के ज़रिए से आप क्या कर रहे होते हैं कि आप उस डाटा को एनालाइज कर रहे होते हैं, और फिर SPSS के अंदर भी मुख्तलिफ़ किस्म के टेस्ट्स जो है वो होते हैं। डंकन्स मल्टीपल रेंज टेस्ट भी इसके अंदर होता है, और भी बहुत सारे हैं। अभी मैं आपको इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि फिर आपकी कन्फ्यूजन जो है वो बढ़ेगी, तो वो जब हमारी फिजिकल क्लासेस होंगी तो एक एक टेस्ट का मैं आपको बता भी दूंगा। ओके। अच्छा, अभी हमने ये कहा कि जब डाटा कलेक्ट हो जाता है तो हम उसको प्रोसेस करते हैं एनालिसिस करने से पहले।
For example, survey and test data may need to be transformed from words to number. तो फॉर एग्जांपल आपने सर्वे किया, सर्वे में फिर आप वर्डिंग के अंदर अपने रिजल्ट्स को लिखते हैं। तो अब आपने क्या करना है कि वो वर्ड से आप नंबर के अंदर आपने डाटा को टेबुलेट करना है और फिर उसके ऊपर स्टैटिस्टिकल प्रोग्राम या स्टैटिस्टिकल एनालिसिस जो उसका होगा वो फिर करेंगे। ठीक है। जहाँ तक क्वांटिटेटिव रिसर्च के ओवरव्यू की बात है, तो क्वांटिटेटिव रिसर्च इज जनरली एक्सपेरिमेंटल, क्वासी एक्सपेरिमेंटल, को-रिलेशनल और डिस्क्रिप्टिव नॉन एक्सपेरिमेंटल। देखें, आगे चलकर मैंने आपकी याददाश्त के लिए एक स्लाइड ये भी लिखी हुई है कि भाई बहुत सारी स्टडीज़ या बहुत सारे जो रिसर्च आर्टिकल्स होते हैं या जो स्टडीज़ पब्लिश होती हैं, उसमें ऑथर्स ये आपको नहीं बताते कि उन्होंने किस किस्म की क्वांटिटेटिव स्टडी की है। क्या वो एक्सपेरिमेंटल थी? क्या वो क्वासी एक्सपेरिमेंटल थी? क्या वो कोरिलेशनल थी? या वो डिस्क्रिप्टिव नॉन एक्सपेरिमेंटल थी? तो आपने वहाँ पर जब आपको पता होगा इन तमाम स्टडीज़ का, तो वहाँ से आप खुद एसेस कर सकेंगे कि ये फलानी स्टडी है। ठीक है। तो बेसिकली अब मैं आपको बता भी देता हूँ, एक्सपेरिमेंटल स्टडी जहाँ पे आप क्या कर रहे होते हैं कि जो आपकी स्टडी पॉपुलेशन होती है आप उसको रैंडमली एलोकेट कर देते हैं ग्रुप्स के अंदर, ये तो और फिर एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं। जो क्वासी एक्सपेरिमेंटल होती है उसके अंदर ये बिल्कुल एक्सपेरिमेंटल की तरह की होती है, लेकिन इसके अंदर क्या होता है कि वो जो रैंडम असाइनमेंट होती है ना ग्रुप्स के अंदर लोगों की या पेशेंट्स की, वो नहीं होती। इसको कहते हैं क्वासी एक्सपेरिमेंटल। कोरिलेशनल क्या होती है? ये वो स्टडी होती है कि जो दो वेरिएबल्स के दरमियान कोरिलेशन को देखती है। किस चीज़ को देखती है? कोरिलेशन को। इन दो वेरिएबल्स का आपस में ताल्लुक क्या है, कोरिलेशन क्या है। आगे चलकर मैंने अभी आपको बताया, वहाँ से आपको वेरिएबल्स का भी पता चल जाएगा और इस कोरिलेशन का भी पता चल जाएगा कि कोरिलेशन क्या होती है और वेरिएबल्स क्या होती हैं। और जो चौथी किस्म है वो कौन सी है? डिस्क्रिप्टिव नॉन एक्सपेरिमेंटल। तो ये बेसिकली ऑब्जर्वेशनल स्टडीज होती हैं और ये क्या बता रही होती हैं, जो डिजीज है ना, डिजीज उसके मौजूदगी का पैटर्न बताती हैं। ठीक है। क्या होता है? उस डिजीज के अकरेंस का पैटर्न बनाती हैं इन रिलेशन टू वेरिएबल सच एज पर्सन, प्लेस, टाइम। ठीक है। हयाताबाद के अंदर कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर के जो पेशेंट हैं, अब हयाताबाद क्या चीज़ आ गई? ये आ गई हयाताबाद में प्लेस, पर्सन, कंजेस्टिव हार्ट हार्ट फेल्योर के पर्सन्स हैं। टाइम 6 महीने की स्टडी है, 1 साल की स्टडी है। तो ये बेसिकली वेरिएबल्स हैं। ठीक है। तो ये चीज़ बता रही होती है डिस्क्रिप्टिव नॉन एक्सपेरिमेंटल में। दे आर ऑफन द फर्स्ट स्टेप और इनिशियल इंक्वायरी इनटू अ न्यू टॉपिक, इवेंट, डिजीज और कंडीशन। हाँ जी, ये वो चीज़ें हैं कि जो मैंने अभी आपको कहा था कोरिलेशनल स्टडी के अंदर आती हैं। तो बेसिकली 3 किस्म के हम कोरिलेशन पढ़ते हैं। एक पॉजिटिव कोरिलेशन होता है, एक नेगेटिव कोरिलेशन होता है और एक ज़ीरो कोरिलेशन होता है। पॉजिटिव कोरिलेशन, व्हेन बोथ वेरिएबल चेंज इन द सेम डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में दोनों वेरिएबल्स क्या हो रहे हैं? चेंज हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल, एज हाइट इंक्रीजेस वेट ऑल्सो इंक्रीजेस। अब हाइट और वेट ये दोनों क्या चीज़ है? वेरिएबल्स हैं और दोनों के दोनों क्या कर रहे हैं? इंक्रीज हो रहे हैं। तो ये है पॉजिटिव कोरिलेशन। तो स्टडी में आप क्या करते हैं कि आप कोरिलेशन देख रहे होते हैं कि ये पॉजिटिव कोरिलेशन है वेरिएबल्स के अंदर या नेगेटिव कोरिलेशन है। अब नेगेटिव कोरिलेशन क्या होता है? द वेरिएबल चेंज इन अपोजिट डायरेक्शन, एक बढ़ता है तो दूसरा कम होता है। फॉर एग्जाम्पल, एज कॉफी कंजप्शन इंक्रीजेस, टायर्डनेस डिक्रीजेस। एक बंदा है बड़ा थका हुआ है, पूरा दिन स्टडी किए, काम किए, जॉब किए, घर आकर ऑफिस में जब वो एक कप कॉफ़ी कर लेता है तो उसकी सारी थकान जो है वो ख़त्म हो जाती है। तो कॉफ़ी की कंजम्पशन जो थी वो ज़्यादा हुई, पूरा कप उसने पिया ना, पहले तो नहीं पी रहा था। तो
उसकी वजह से जो चीज़ ज़्यादा थी यानी टायर्डनेस वो क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। इसको कहते हैं नेगेटिव कोरिलेशन। और एक होता है जीरो कोरिलेशन, देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन द टू वेरिएबल्स। क्या मतलब है? कॉफी कंजम्पशन इज नॉट कोरिलेटेड विद हाइट। अगर एक बंदा कॉफी पी रहा है तो उसका उसकी हाइट से, उसका उसके वेट से, उसके कलर से क्या रिलेशन हो सकता है? कोई रिलेशन नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं है, कोई एसोसिएशन नहीं है। तो दिस इज कॉल्ड एज जीरो कोरिलेशन। समझ आ गई आपको पॉजिटिव कोरिलेशन की, नेगेटिव कोरिलेशन की और जीरो कोरिलेशन की? अभी जो मैंने आपको कहा था कि आपको कैसे पता चलेगा कि ये क्वांटिटेटिव स्टडी डिजाइन, यानी ये क्वांटिटेटिव स्टडी का कौन सा डिजाइन है, व्हाट टाइप ऑफ क्वांटिटेटिव स्टडी इट इज। Studies do not always clearly state what kind of research design is being used. You will need to know how to interpret which design type is used. आपने खुद ही उसका एनालिसिस करना है, इंटरप्रेट करना है, ठीक है? उसको देखना है कि कौन सी स्टडी डिज़ाइन जो है वो इस्तेमाल हुआ है। ओके, व्हाट इज द पर्पस ऑफ क्वांटिटेटिव रिसर्च? क्वांटिटेटिव रिसर्च का कोई पर्पस तो होगा, ये वैसे ही बस हमने उनको नाम दे दिए कि एक क्वांटिटेटिव रिसर्च है और द अदर इज क्वालिटेटिव रिसर्च। सो व्हाट इज द पर्पस ऑफ क्वांटिटेटिव रिसर्च? द पर्पस ऑफ क्वांटिटेटिव रिसर्च इज टू जनरेट नॉलेज। एक तो ये कि नॉलेज जनरेट हो एंड क्रिएट अंडरस्टैंडिंग अबाउट द सोशल वर्ल्ड। और ये जो सोशल वर्ल्ड है जिसके अंदर आप रह रहे हैं, उसमें क्या हो, अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो, आपका नॉलेज बढ़े एंड क्रिएट अंडरस्टैंडिंग अबाउट द सोशल वर्ल्ड। और जो सोशल वर्ल्ड है, ठीक है, उसके बारे में आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़े। क्वांटिटेटिव रिसर्च इज यूज्ड बाय सोशल साइंटिस्ट। तो जो सोशल साइंटिस्ट होते हैं ना, वो इस रिसर्च को इस्तेमाल कर रहे होते हैं क्वांटिटेटिव को, इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन रिसर्चर टू ऑब्जर्व फिनोमिना और occurrences affecting individual. Social scientists are concerned with the study of people. Quantitative research is a way to learn about a particular group of people known as a sample population. तो जो लोग इस स्टडी के अंदर इस्तेमाल होंगे वो क्या कहलाएंगे? सैंपल पॉपुलेशन कहलाएंगे। Using scientific inquiry, quantitative research relies on data that are observed or measured to examine question about the sample population. तो बेसिकली जो क्वेश्चन एराइज होता है सैंपल पॉपुलेशन के बारे में, क्वांटिटेटिव रिसर्च क्या कर रही होती है या उसका जो डाटा है वो क्या कर रहा होता है कि उसके बारे में आपको जवाबात बनाकर दे रहा होता है, आपको ऑब्जर्वेशंस जो है या आपकी जो मेजरमेंट है वो आपको दे रहा होता है। अच्छा, अंडरस्टैंडिंग एंड रीडिंग क्वांटिटेटिव मेथड इज जस्ट लाइक लर्निंग अ फॉरेन लैंग्वेज। देखें, मैं आपको बताऊं कि इन द बिगिनिंग, स्टार्ट के अंदर जो क्वांटिटेटिव मेथड्स हैं या जो क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथडोलॉजी है, ये आपको वैसे ही मुश्किल लगेगी जैसे कि आप कोई फॉरेन लैंग्वेज जो है वो सीख रहे हैं। जैसे आप जर्मन लैंग्वेज सीख रहे हैं, इटालियन सीख रहे हैं, स्पेनिश सीख रहे हैं, चाइनीज़ सीख रहे हैं, ठीक है? स्टार्ट में तो आपको बड़ी कंफ्यूजिंग लगती है, आप कहते हैं यार बड़ी मुश्किल है, मैं कैसे इसको जो है वो सीखूंगा। लेकिन जितना वक्त गुजरता जाता है और आप परसिस्टेंट होते हैं और एक्सपर्ट की हेल्प लेते हैं, चीज़ें आसान हो जाती हैं, वो लैंग्वेज आप सीख जाते हैं। इसी तरह जो क्वांटिटेटिव मेथड है वो भी ऐसे ही है, ठीक है? विद अ लिटिल परसिस्टेंस एंड सम एक्सपर्ट्स हेल्प दे बिकम क्लियर एंड अंडरस्टैंडेबल। तो आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा ही आप इस क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव और इन जितनी रिसर्च मेथोडोलॉजी है उसको समझ पाएंगे। आज के लिए मेरा ख्याल है इतना ही काफ़ी है, क्योंकि चीज़ें थोड़ी सी आपस में ओवरलैपिंग हैं, तो आप फिर आपकी कन्फ्यूजन बढ़ेगी अगर इसी के अंदर मैं क्वालिटेटिव रिसर्च को भी डाल दूँ। तो इसी वजह से मैंने आज क्वांटिटेटिव जो रिसर्च है उसको थोड़ा सा अलहदा आप लोगों के साथ डिस्कस किया, ठीक है? कल इंशाल्लाह हम क्वांटिटेटिव रिसर्च के बारे में पढ़ेंगे और परसों फिर इसके मैं एमसीक्यूज जो है वो आपके साथ शेयर करूँगा। थैंक यू।